नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर मुकेश पंचोली के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए पर्यावरण की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और आज की क्लास में हम अराउंड 20 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चंस देखेंगे आज की क्लास में। मेरा उद्देश्य बस वही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया जा करवाई जा सके और रिलेवेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया कराई जा सके। ठीक है, रिलेवेंट क्वेश्चंस जो लग सकता है कि आ सकते होंगे वो होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर बनाए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और इससे आपको क्या करना है, आपके लिए ये है कि आपको पेन और पेपर लेकर बैठना है। पेन एंड पेपर लेके बैठिए और रिवीजन करते रहिए। बस जो चीज़ आपको आ रही है उसको ठीक है, जो चीज़ नहीं आ रही है उसको नोट डाउन करते रहिए। सिंपल इज दैट। कुछ लोग हैं वो सिंसियरली देख रहा हूँ, कुछ लोग मतलब हालांकि कम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सिंसियरली जुड़े हुए हैं। ये अच्छी बात है। मतलब ये थोड़ी नेट जीआरएफ में ये एक अच्छी चीज़ है कि इसमें ज़्यादातर जो सीरियस कैंडिडेट है, डेडिकेटेड कैंडिडेट्स है, तो वही आते हैं। तो ये अच्छी बात है। एक तो किसी भी चीज़ में उससे क्या हमको भी मोटिवेशन रहता है पढ़ाने के लिए कि हाँ भाई, जो है वहाँ पे सामने जो क्राउड है या सामने जो लोग समझने वाले बैठे हैं, विद्यार्थी बैठे हैं, वो काफ़ी अपनी इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और वो पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे, इस पे मत फोकस करना क्योंकि ये तो मैंने जहाँ से स्क्रीनशॉट लिया है, जिस बुक में से, जिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ होगा, चाहे आईएएस होगा, चाहे यूपीपीसीएस होगा, ठीक है, चाहे नेट जेआरएफ का ही एग्जाम होगा, तो वहीं से लिए गए हैं। सिमिलर क्वेश्चंस बनते रहते, इसलिए इस पे मत फोकस कीजिएगा। आप तो क्वेश्चन नंबर 1 या 61 कुछ भी अटेम्प्ट करके अटेम्प्ट कीजिएगा। भारतीय मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत हुई थी। ईयर्स, डेट्स एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ईयर हो गया और डेट हो गई। ठीक है, अलग अलग थीम्स होती है। पर्यावरण दिवस हो गया तो उन पर थीम्स भी होती है अलग अलग, तो आपको वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। भारतीय मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की बात कर रहा है प्रोजेक्ट टाइगर। जब तक मैं, आप सोच लीजिए, जब तक मैं प्रोजेक्ट टाइगर आपको मेंशन कर देता हूँ। प्रोजेक्ट टाइगर था अपना 1973 का। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर तो ये कब का है? 1970, 1975, 1976, 1989, 79। ठीक है, 1979। तो 1970, 1975, 1977, 1979, इसका करेक्ट आंसर है बी, 1975। 1979 इंडियन क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट, इंडियन क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट। ठीक है, क्रोकोडाइल की भी 3 स्पीशीज होती है। तीनों स्पीशीज के बारे में कभी और चर्चा कर लेंगे अगर वो आता है तो क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी में। ठीक है, ठीक है, क्रोकोडाइल के लिए भी सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल हो गया, इंडियन क्रोकोडाइल हो गया। ठीक है, एक होती है जिसकी लंबी सी नाक सी मुंह सा होता है, स्पाउट बना हुआ होता है। ठीक है, एक घड़ियाल होता है, वो भी है इसी की कैटेगरी का। घड़ियाल हो गया, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल हो गया, सॉल्ट वाटर। एक फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल हो गया। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज की होती है, अलग अलग तीनों। ठीक है, चंबल में मिले जाते हैं, जैसे घड़ियाल चंबल में मिलता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। रीजनल सेंटर ऑफ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रीजनल सेंटर पूछा है। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको एक देखा होगा तो एनजीटी का मुख्यालय पूछा था। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बता दीजिए इसमें सिंपल सा, क्या जयपुर में है, क्या अजमेर में है, क्या बीकानेर में है, क्या जोधपुर में है? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है आपके जोधपुर में। करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर डी। ठीक है, चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियन वाइल्ड एग सेंचुरी, भारतीय जंगली गधा अभयारण्य भारत के राज्य में स्थित है। अब ये थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा एनालिटिकल क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी था। अब इसमें डायरेक्टली नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ना पूछ के ये पूछा है कि ये वाली जो कहाँ पाई जाती है। ठीक है, ये प्रजाति कहाँ पाई जाती है, कौन से नेशनल पार्क में ये इस सेंचुरी कहाँ पाई जा रही है। ठीक है, तो आपको बताना है भारतीय जंगला गधा अभयारण्य इसमें से किसमें से? ए केरल, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, या डी राजस्थान। केरला, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान। ऑप्शन इसीलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपको टाइम मिल जाए। एक तो जिनको थोड़ा सा अगर देखने में दिक्कत हो रही होगी, फॉन्ट कम होगा तो उनको देखने में इश्यूज नहीं होंगे। दूसरा, आपको टाइम मिल जाएगा सोचने के लिए। ठीक है, ताकि मैं इसके बाद तुरंत बाद ऑप्शन रिपीट करने के बाद आंसर बता सकूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये लो हिंट, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। मधेसी ट्राइब भी रहती है, मधेसी, मधेसी। ठीक है, मधेसी ट्राइब। चलो, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, ऑप्शन बी। थर्ड लास्ट में स्कोर करना और मैं बताऊंगा कि कौन सा स्कोर अच्छा है, कौन सा ठीक है, आपको कितना रिवीजन की जरूरत है। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन पर आ जाओ। विच कम्युनिटी इज फेमस, राजस्थान का कौन सा समुदाय वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध है? विच कम्युनिटी इज फेमस फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन राजस्थान?
सेक्रेड ग्रुप्स पे सवाल बनते रहते हैं, सेक्रेड ग्रुप्स पे सवाल बनते रहते हैं, ठीक है। ये एक्स सीटू होता है, ये इन सीटू, ये इन सीटू कंजर्वेशन है, ठीक है। इन सीटू कंजर्वेशन है, ऑन साइट कंजर्वेशन है, एक्स सीटू नहीं है। तो राजस्थान की कौन सी संप्रदाय है? क्या बिश्नोई है, क्या राजपूत है, क्या जाट है, क्या बंजारा है? जिन जिन का आंसर डी है वो गलत है, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर है ए, बिश्नोई। बिश्नोई समाज 20 नियम दिए थे जाम्बोजी के, और इन्होंने पर्यावरण को प्रोटेक्शन करने के लिए। और आपको पता है खेजड़ली मूवमेंट, अमृता देवी बिश्नोई जी का नाम आपने सुना ही होगा, अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई जी, मैंने मूवमेंट से आंदोलन को लेकर भी वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। नहीं देखा हो तो वो विजिट कर लीजिएगा। 5th नंबर के क्वेश्चन पे आ जाओ। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत द्वारा हाथी परियोजना किस वर्ष लॉन्च की गई? प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया गया? जरा सोचो, बताओ। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया गया? प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया गया? प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए 1990, 1992, 1996 से 2000। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1992। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया, 1992। करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा अपने को इधर उधर दिमाग नहीं लगाना, जो आंसर होगा वो टिक कर देना है, ठीक है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा टिक कर देना है। 66 पे आ जाओ, 66 नंबर की क्वेश्चन पे आ जाओ। 67वें क्वेश्चन पे आ जाओ। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? बायोस्फीयर रिजर्व पे भी टॉपिक ले चुका हूँ, नेशनल पार्क्स पे भी टॉपिक ले चुका हूँ। रामसर साइट्स जो कि 75 है, उसको भी मैंने बताया कि आपको किस तरीके से उससे अप्रोच करना है। क्या 75 की 75 याद रखनी है, क्या 75 की 75 याद रखनी है, किस तरीके से याद रखनी है, तो आपको वो भी, अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप प्लीज़ उनको विजिट कर लीजिएगा। रामसर और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात कर लेते हैं। कहाँ पे है, कहाँ, गुजरात में है, तमिलनाडु में है, उत्तराखंड में या राजस्थान में है। हमेशा क्वेश्चन को मैप बेसिस क्वेश्चन को मैप बेसिस की तरह ही किया करें, ठीक है। तो ना ये गुजरात में है, ना ये तमिलनाडु में है, ना ये राजस्थान में, ये तो अपने उत्तराखंड में है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 का, 66 या 6 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा करेक्ट सी, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सी उत्तराखंड। IUCN का मुख्यालय कितनी बार आ चुका है? इंटरनेशनल यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हिंट दूंगे, हिंट, हिंट है ग्लैंड, ग्लैंड में। अब ग्लैंड देख लो कहाँ पे है। ग्लैंड है स्विट्जरलैंड में, ग्लैंड है स्विट्जरलैंड में, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है बी, करेक्ट ऑप्शन है बी, स्विट्जरलैंड में। और ये रेड डेटा लिस्ट निकालता है, बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट निकालता है, रेड डेटा बुक, जिसमें आपको क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है, ये सब आपको मेंशन होता है, ठीक है। रेड डेटा बुक ये रिलीज करता है, ठीक है। आज एक्चुअली मैंने क्या, यहाँ सामने एक लाइट लगा रखी है, उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा है इसमें, लाइट की वजह से हल्का फुल्का, इसलिए बार बार चेहरे पे हाथ जा रहा है, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। 7th क्वेश्चन का आंसर बी है। 8वें क्वेश्चन पे आ जाओ, 8 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाओ। कौन सा अभ्यारण्य अथवा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं है? कौन सा अभ्यारण्य अथवा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो अगर इन जनरल आप राजस्थान से बिलोंग करते होंगे तो आपके लिए इजी क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन आपको बायस नहीं होना है कि मेरा राजस्थान से है तो इसलिए ये क्वेश्चन सही होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये कि आपको ये इंडिया लेवल का एग्जाम है तो इंडिया लेवल के क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाने हैं, ठीक है। ठीक है, इंडिया लेवल के क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाने हैं। तो आप इसका आंसर सोचिए कि नेशनल पार्क कहाँ पे है, ठीक है, इसका आंसर सोचिए, ठीक है। इसका आंसर आपने अभी तक सोच लिया होगा, ठीक है। सरिस्का, सरिस्का तो भैया राजस्थान में ही है, सरिस्का तो राजस्थान में ही। ताल छापर भी चूरू राजस्थान में है। मोलम नेशनल पार्क अभी मुझे पता नहीं। सीता माता प्रतापगढ़ ये भी है राजस्थान में, ये फिर मोलम कहाँ पर आ गया, ये गोवा में आ गया। तो जिनको ये पता होगा, जो गोवा वाले होंगे उनके लिए भी तो आसान हो गया, वो भी तो सोचेंगे हाँ भाई हमारे ये गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उनको तो लगेगा ना मोलम, ठीक है। मोलम कहाँ पर है? गोवा में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें नंबर के क्वेश्चन का सी, ठीक है। 8वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा सी। चलो, पौधों की एक प्रजाति ए है जो एक बड़ी संख्या में उगती है लेकिन पूरी दुनिया में भारत के केवल बी भाग में पाई जाती है। ये किस प्रकार की प्रजाति हुई? थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन है,
थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन है, अच्छे से रीड करो। देयर इज अ स्पीशीज ए, एक स्पीशीज ए है प्लांट्स की जो कि लार्ज नंबर यानी कि बहुत मात्रा, प्रचुर मात्रा में मिलती है, खूब सारी मात्रा में मिलती है, लेकिन केवल बी रीजन में ही मिलती है, यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है। जैसे कि यहाँ मान लो वेस्टर्न घाट्स में, पश्चिमी घाट में है, यहाँ मिलती है, कुछ बहुत आदत में मिलती है लेकिन यहाँ मिलती है, ठीक है, पश्चिमी घाट में मिलती है, सपोज दैट। तो इसका आंसर क्या होगा कि अबंडेंट या बहुल, एक्सोटिक या विदेशी, एंडेमिक या स्थानिक, या एंडेंजर्ड या संकटग्रस्त, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडेमिक। ये डेफिनेशन के ऊपर है, एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक मतलब इसी लोकलाइज्ड किसी पर्टिकुलर एरिया में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली स्पीशीज को ही बोलते हैं एंडेमिक। ओके, इट्स नॉट एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड तो कहीं भी हो सकती है, एंडेंजर्ड तो कहीं भी हो सकती है, और एक्सोटिक तो बाहर की है, तो बाहर वाला तो होना ही नहीं है, ठीक है। इसलिए एंडेमिक होगा, एंडेमिक की डेफिनेशन के ऊपर। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, ये नाइन्थ, ये नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन था, ये नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन था। 10th नंबर के क्वेश्चन पे आ जाओ, 10th नंबर के क्वेश्चन पे आ जाओ, 10th नंबर के क्वेश्चन पे आ जाओ। इन आइडेंटिफाई द मिसमैच्ड पेयर। मैच्ड पेयर मत कर देना, मिसमैच है, असुमेलित है, सुमेलित मत कर देना। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका, पेरियार नेशनल पार्क केरल, कान्हा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क उड़ीसा, सिमलीपाल उड़ीसा, कान्हा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, पेरियार केरला, बांदीपुर कर्नाटका। अगर आपने मैच्ड पढ़ लिया तो आप बांदीपुर देखोगे, कर्नाटका देखोगे, टिक कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका पेरियार भी सही है केरला में, बांदीपुर भी सही है कर्नाटका में, और सिमलीपाल उड़ीसा जहाँ आग लगी थी ये भी सही है, लेकिन कान्हा जरूर गलत है। कान्हा तो अपने एमपी में है भैया जी, मध्य प्रदेश में है कान्हा, इसलिए 10th का आंसर हो जाएगा इनकरेक्ट, यानी कि 10th का आंसर हो जाएगा सी। 11th नंबर के क्वेश्चन पे आ जाओ। मिसमैच पूछा है, फिर से मिसमैच पूछा है। फिशिंग कैट घाना नेशनल पार्क, फोर हॉर्न्ड एंटीलोप कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माउस डियर फुलवारी की नाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फ्लाइंग स्क्विरल माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सा कहाँ नहीं पाया जाता? फिशिंग कैट घाना राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है, फेमस है यहाँ की चौसिंगा कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में बिल्कुल पाया जाता है। माउस डियर फुलवारी की नाल उदयपुर में है, ये आपको बता दूं उदयपुर राजस्थान में है, ये उदयपुर में पाया जाता है। और उड़न गिलहरी माउंट आबू में नहीं पाई जाती है, ये सीता माता जो कि लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाई जाती है, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि प्रतापगढ़ में है। तो इसलिए इस तरीके का सवाल ये इससे मैच नहीं खाता उड़न गिलहरी। और उड़न गिलहरी इन जनरल एक आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में भी पाई जाती है, उत्तर पूर्वी में पाई जाती है। नामदफा नेशनल पार्क जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ भी पाया जाता है। नामदफा नेशनल पार्क जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ भी पाई जाती है उड़ने वाली गिलहरी। तो उड़ने वाली गिलहरी वाला पेयर गलत है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 12वें नंबर के क्वेश्चन पर आ जाओ। सिंपल क्वेश्चन है, एनालिटिकल है, गलती मत करना। एनवायरनमेंट के बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिजल्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन? अत्यधिक जनसंख्या में कौन सा परिणाम है अत्यधिक जनसंख्या का? प्राकृतिक संसाधनों का पर्याप्त भंडारण, भूमि और नवीनीकरणीय संसाधनों पर दबाव, वन क्षेत्रों में वृद्धि, और पानी का अभाव। वन क्षेत्रों में वृद्धि ये तो नहीं है भैया, प्राकृतिक संसाधनों में पर्याप्त भंडारण ये भी नहीं है। अब बचा ऑप्शन 2 और 4, 50-50। भूमि और नवीकरणीय संसाधनों पर दबाव और पानी का अभाव। अब पानी का अभाव दोनों ही करेक्ट है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि प्रेशर ऑन लैंड एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल में पानी मतलब आप देखो तो ये व्यापक है, ये थोड़ा व्यापक है, ये व्यापक है, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। आंसर तो दोनों ही सही है इसके, ऐसा नहीं है कि डी करेक्ट है डी गलत है, डी गलत, डी भी सही है। शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की समस्या तो देख ही रहे हैं जनसंख्या वृद्धि से, लेकिन जो मेन जो इसका ऑब्जेक्टिव है लैंड और रिन्यूएबल रिसोर्सेज, आप पानी को भी रिन्यूएबल में काउंट कर लो तो ये इसी का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये एक बड़ा पार्ट है, ये एक सुपर सेट है जिसके अंदर पानी भी सम्मिलित हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी है, और बी ही होगा नो डाउट, क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन पूछा है जो सबसे ज्यादा सही हो, इसलिए कंफ्यूज मत होना, बी आंसर होगा। डी गलत नहीं है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात हो रही है। 13वें नंबर के क्वेश्चन पे आ जाओ। 13वें नंबर के इन बीमारियों के बारे में पूछा गया है। जल जनित बीमारियां कौन सी है? हेपेटाइटिस ए, पोलियो, कॉलेरा, टाइफाइड, गर्ल्स हुआ। हेपेटाइटिस ए,
पोलियो, कॉलेरा, टाइफाइड, मम्स। ठीक है, थोड़ा सा सोच लीजिए, इसके ऑप्शंस भी थोड़े ट्रिकी बनाए हुए हैं और क्वेश्चन भी इन जनरल बड़ा है, तो आप इसको सोच लीजिए। ठीक है, इसके आंसर को 5-10 सेकंड, ज़्यादा टाइम तो मैं दूंगा नहीं। ठीक है, सॉरी। तो हेपेटाइटिस ए, तो ये तो होता है पानी से भैया, ऑप्शन ए तो होगा ही होगा। तो ये 1-1 है, तो 1 यहाँ नहीं है, तो इसलिए पोलियो भी होता है पानी से, गंदे पानी से। ठीक है, गंदे पानी से, तो सेकंड भी होगा, तो फर्स्ट और सेकंड होंगे, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो बचा थर्ड और फोर्थ। तो अब है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कोलेरा टाइफाइड तो होता ही है, ये जॉन्डिस। ठीक है, तो ये चारों चीजें तो पानी से हो गई, बची मम्स। मम्स एक वायरल डिजीज है जो कि थूकने से या कफिंग से, स्नीजिंग से होता है, वायरल डिजीज है जो कि पानी से इनडायरेक्टली लेना देना नहीं है इसका, गर्ल्स का, मम्स का, तो इसलिए फिफ्थ नंबर का ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि ये डी भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर अपन आ जाते हैं ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 सी आंसर करेक्ट है। अगर आपको डाउट है तो वाटर बॉर्न डिजीज को पेन पेपर लेके लिख लीजिएगा कि ये वाटर बॉर्न डिजीज है, फिर क्वेश्चन बन सकता है इससे, हार्ड इजी क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा टफ कैटेगरी में बोलूंगा, ऑप्शंस भी इस पर ट्रिकी था इसलिए। ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सी, करेक्ट ऑप्शन इज सी। चलो 14 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाओ। कौन सा स्टेटमेंट सही है, इस बार करेक्ट पूछा है। रेगिस्तान के बारे में सत्य कथन पूछा है, निम्नलिखित में रेगिस्तान के बारे में सत्य कथन है, थोड़ा सा एनालिटिकल है, थोड़ा सा एनालिटिकल। ये गर्म और ठंडे हो सकते हैं, देख लेंगे। रेगिस्तान में पादप अनुकूलित नहीं होते हैं। प्लांट्स डू नॉट अडॉप्ट इन डेजर्ट, ऐसा तो नहीं है, मैंने तो देखे हैं, ये तो बिल्कुल ही देखते ही आउटवर्डली रॉन्ग कर दिया, क्योंकि रेगिस्तान में पौधे तो होते ही है ना, ऐसा थोड़ी है यार। ठीक है, कैक्टस पाया जाता है, और भी तरीके के पौधे हो जाते हैं। ठीक, जीरोफाइट्स बोला जाता है उनको, करेक्ट, जीरोफाइट्स, कम पानी वाले। रेगिस्तान में सदैव दिन और रात गर्म होते हैं। सदैव दिन और रात गर्म होते हैं क्या रेगिस्तान में, ऐसा है क्या? रात में तो कितनी ठंडी हो जाती है। अरे रेगिस्तान में रात में मिट्टी कितनी ठंडी हो जाती है, तो ये कैसे हो गया? डेजर्ट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, ऐसा है क्या कि डेजर्ट्स ये मानवीय क्रियाकलापों से प्रभावित नहीं हो रहे? ऐसा है? ऐसा है, ये नहीं हो रहे डेजर्ट? जैसलमेर में देखा डेजर्ट टूरिज्म। ठीक है, डेजर्ट बढ़ते भी, अब ऐसा तो नहीं बोल रहा घट रहे हैं कम हो रहे हैं, तो बढ़ तो रही है, घट रहे हैं, जो भी हो रहा है, तो डेजर्ट का प्रभाव ह्यूमन एक्टिविटीज से पड़ता है, तो इसलिए ये तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट है, ये गर्म और ठंडे हो सकते हैं, बिल्कुल ठंडे और गर्म दोनों हो सकते हैं। जो सेंट्रल एशिया वाले डेजर्ट्स है वो देखिएगा आप, सेंट्रल एशिया के जो डेजर्ट्स है इन जनरल वो ठंडे डेजर्ट है। ठीक है, ठंडे डेजर्ट से, गर्म जरूरी नहीं है गर्म हो, बीच में जो एरियाज होते हैं वहां पे ठंडे डेजर्ट भी पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का ए। 15 पे आ जाओ। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, संयुक्त वन प्रबंधन, जेएफएम, जेएफएम के बारे में बताना है। सरकार और स्थानीय लोगों साथ में कार्य करते हैं। एनजीओ और निजी क्षेत्र साथ में कार्य करते हैं, सरकार और निजी क्षेत्र कार्य करते हैं, सरकार और एनजीओ साथ में कार्य करते हैं। अब ये इन जनरल ट्रिकी क्वेश्चन बोलूंगा, क्योंकि इसमें सभी ऑप्शंस इस तरीके से दिए गए, अगर मैं इसमें ऑल ऑफ दीज होता ना तो मैं उसको भी टिक करता एक बार, तो ठीक है। मतलब ये स्वाभाविक है कि जॉइंट फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो एकदम टू द पॉइंट बात ना करके जॉइंट फॉरेस्ट तो मतलब सबकी सहभागीदारी, सबकी भागीदारी की बात हुई। ठीक है, चलो, सरकार और स्थानीय लोगों साथ में कार्य करते हैं, एनजीओ, लेकिन इसका करेक्ट आंसर आपको फैक्ट बेसिस पे है, जॉइंट गवर्नमेंट एंड लोकल कम्युनिटीज जो आपस में मिलके काम करती है, तो इसी को अपन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं ऑफिशियल भाषा में, ऑफिशियल कैपेसिटी में, ऑफिशियल भाषा में। तो 15 का ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, 16 क्वेश्चन पे आ जाओ। EIA, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण प्रभाव आंकलन के लिए सबसे अच्छी ज्ञात मैट्रिक्स विधियों में से एक है। ये इन जनरल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, और ये आपको नहीं पता होगा तो इसका पता कर लीजिएगा। लियोपोल्ड मैट्रिक्स, स्फीयर मैट्रिक्स, सराटोगा मैट्रिक्स, या कंपोनेंट इंटरेक्शन मेथड। ठीक है, तो इनमें सबसे अच्छा जो है वो है आपका लियोपोल्ड मैट्रिक्स। लियोपोल्ड मैट्रिक्स बेस्ट है, लियोपोल्ड मैट्रिक्स बेस्ट है, लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपके जो आंसर्स है वो 19 में से नहीं, मैं 20 में से इवेल्युएट करूंगा। 19 में से क्यों करूंगा, एक नहीं आता तो छोड़ दो। अरे नहीं आता तो छोड़ दो, 19 में से क्यों मार्किंग दूं मैं, तो 20 में से ही मार्किंग दूंगा। कभी कभी ऐसा भी तो आता है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो ये आउट ऑफ द बॉक्स मान लो। कुछ लोग तो इसको भी अटेम्प्ट कर लेंगे, जो पढ़ते रहते हैं ना, थोड़ा बहुत एनवायरमेंट में रुचि होती है, तो उनको पता चल जाएगा। ये एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बहुत न्यूज़ में रहा था लास्ट टाइम, ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था,
क्लियरेंस को लेकर। चलो 17 अभी टाइम है नहीं, इसलिए बाद में चर्चा करेंगे। द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप अ सिस्टम ऑफ एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA को पहली कंट्री कौन सी थी जिन्होंने लेके आई? इंडिया जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इंडिया फर्स्ट नहीं है, इंडिया नहीं है। अब आप बाकी सोचो, थाईलैंड का क्या लेना देना EIA का? USA या फ्रांस? तो USA इसका करेक्ट आंसर है। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। 17 का बी है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना, याद रखना है। 18वें क्वेश्चन पे आ जाओ। EIA का ऑर्डर पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, EIA को शुरुआत करने वाली USA है, भारत में कब लागू हुआ था वो देखना, साथ ही साथ इसकी स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलो भैया अब बता दो करेक्ट आंसर। इतने सारे ऑप्शंस रीड करूंगा नहीं, इसमें ऑप्शंस देख लो, फिर जो जो करेक्ट हो वो जमा देना। स्कूपिंग हो गया, स्क्रीनिंग हो गया, न्यूनीकरण हो गया, प्रभाव प्रबंधन हो गया, और प्रभाव विश्लेषण हो गया। इतना तो पता ही है, तो स्क्रीनिंग और फर्स्ट होगा या स्कोपिंग फर्स्ट होगा? स्क्रीन या स्कोप में फर्स्ट होगा, तो इम्पैक्ट एनालिसिस नहीं होगा और ये नहीं होगा, यानी कि स्क्रीनिंग फर्स्ट में होगा या फिर ये होगा। तो सबसे पहले स्क्रीनिंग ही की जाती है एग्जाम में, प्री का एग्जाम होता है, वहां से सोच लो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जिनको नहीं आता है वो याद कर लो। स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, इम्पैक्ट एनालिसिस, मिटिगेशन एंड इम्पैक्ट मैनेजमेंट, करेक्ट आंसर इज सी। EIA की स्टेजेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 18वें नंबर का क्वेश्चन है, 18वें नंबर क्वेश्चन का सी जवाब। सी में स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, इम्पैक्ट एनालिसिस, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, प्रभाव विश्लेषण, न्यूनीकरण एवं प्रभाव वर्णन, इम्पैक्ट मैनेजमेंट। EIA बहुत न्यूज में रहा था, उस पर भी चर्चा कर लेंगे, अभी टाइम नहीं है। ठीक है, 19 क्वेश्चन, सिंपलर क्वेश्चन। बहुत देर से सर हार्ड हार्ड क्वेश्चन पूछ रहे हो, अजीब अजीब से फैक्ट्स क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो फिर 99 क्वेश्चन देख लो। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट राइट टू लाइफ, मेन का गांधी वाला। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन के अधिकार के बारे में कहा गया है? तो अधिकारों की बात हो रही है, फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है 12 से 35, तो उसमें ये जो जो आ रहे हैं, ये किया आ रहा है, किया आ रहा है। 57 का क्या लेना देना, 88 का क्या लेना देना, 21 और ये माइनॉरिटी राइट वाला है 29। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, बी। चलो आखिरी क्वेश्चन आ जाओ, इसका आंसर बी नहीं है। ठीक है, 20th नंबर का क्वेश्चन आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है, कन्वेंशन के ऊपर है, ये भी टॉपिक कवर किया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उपसंधि या प्रोटोकॉल, उपसंधि व प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो बेसल कन्वेंशन के बारे में बताओ, बेसल कन्वेंशन कहाँ से संबंधित है? जैविक विविधता, ओजोन परत संरक्षण, अनवरत कार्बनिक प्रदूषक, हानिकारक अपशिष्ट एवं उनका निस्तारण। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए तो नगोया प्रोटोकॉल है, नगोया है, कार्टेजिना है, ना ना ना, नगोया है, एच टारगेट्स, एच ही टारगेट्स। ओजोन लेयर के लिए वियना है, मॉन्ट्रियल है, क्योटो है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट POP, ये पूछ चुके हैं प्रीवियस में, इसका है स्टॉकहोम। तो भैया बचा क्या, बचा डी, हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल, बेसल कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन। ठीक है, तो ये कन्वेंशन वाला टॉपिक हो गया, वो भी रिवाइज कर लेना प्लीज। वो अलग से वीडियो है कन्वेंशन उपसंधि वाला, उसको प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा, पेन पेपर लेके बैठिएगा, जो जो चीज़ नहीं आई है उनको रिवाइज करते रहिए। रिवीजन इज द मोस्ट अल्टीमेट की। इन लास्ट के दिनों में जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ही आपको बेनिफिशियल होगा। द मोर यू स्वेट द लेस यू ब्लीड, इसका मतलब जितना ज़्यादा पसीना बहाओगे उतना कम खून बहाना पड़ेगा युद्ध में। द मोर यू स्वेट यानी कि जितना ज़्यादा पसीना आप प्रैक्टिस में निकालते हो, द लेस यू ब्लीड, उतना ही कम खून आपको युद्ध में बहाना पड़ता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।